रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के बिहेवियर्स। असल में आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस ऐसी गैस है जो कि गैसेस लॉ इनके PV=NRT जिसे कहते हैं उसको ओबे करे। ठीक है, द आइडियल गैस लॉ गवर्न्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ अ गैस एंड एंट्रोपी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के मुताबिक वो ओबे करती हैं। एक्चुअली ऐसी कोई भी जो है ना वो आइडियल गैस ट्रूली एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो चार्ल्स लॉ ले लेते हैं तो उसमें क्या था कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कम होता 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 जो है ना वो अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे उसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक गैस है आप उसको कूल डाउन करें उसका जो है वो वॉल्यूम कम होता जाएगा, बिल्कुल होता जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। वो गैसेज है, गैसेज से लिक्विफाई से सॉलिडिफाई, सॉलिड हो गई, गैस तो ज़ीरो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता गैस थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हमने एक अपनी तरफ से गैस कह रहे हैं है कि जिसको हमने जो इनको ओबे कर रही है उसको हमने एक आइडियल गैस का नाम दे दिया हुआ है। तो we have seen that the temperature of an ideal gas can be determined by T is equal to m/2 v square. The equation implies that temperature, a microscope property of a gas, is defined by the motion of individual particles. ठीक है, कि उस गैस का कितना टेम्परेचर होगा ये डिपेंड कर रहा होगा उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट के ऊपर। अब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, ठीक है, हम उसको वैसे तो मेजर नहीं कर सकते। सो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, हैंस डिफरेंस रिजल्ट for the ideal gas provide connection between microscopic and macroscopic quantities. तो इस वजह से एक माइक्रोस्कोपिक और जो मैक्रोस्कोपिक है इन दोनों के दरमियान में एक जो है वो आप कह लें कि एक लिंक बन जाता है। ठीक है, कनेक्शन बना देता है इसके बारे में। सो हम फिर इसमें से जो बेसिक हमारा चैप्टर है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कनेक्ट्स द माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम बहुत माइन्यूट सी इसकी माइक्रोस्कोपिक जो डिटेल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि उसकी मोशन, एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल वी मेजर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये तमाम चीज़ें मेजर। नेक्स्ट देखें बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल गैस जो है ना वो कैसे कहते हैं? द आइडियल गैस लॉ वर्क्स वेल फॉर अ लार्ज वॉल्यूम, high temperature and low pressure, but if it fails to explain the behavior of gases under high pressure, high density and low temperature, बिल्कुल इसको उलट होगा तो फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए वंडरवाल इक्वेशन क्या था? कहते द आइडियल गैस इक्वेशन PV=NRT कैन बी यूज्ड फॉर द रियल गैस एट हाई टेम्परेचर एज वेल एज द लो टेम्परेचर फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबली स्मॉल। ये शुरू में डिस्कस करते जा रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो फोर्सेज होते हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। सो वैंडरवाल ने जो इस इक्वेशन को PV=NRT को इसको मॉडिफाई किया था, उसने इसका वॉल्यूम और दूसरे करेक्शन कर दी थी। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम करेक्शन में क्या कहते हैं कि द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। हमने ये था ना कि वो इतना बड़े स्पेस है जिसके मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं तो वो नेग्लिजिबल होते हैं। उसने कहा नेग्लिजिबल नहीं है, बट इट हैज़ अ फाइनाइट साइज, उनका एक ख़ास किस्म का एक जो है वो साइज़ होता है। एंड सम पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑक्यूपाइड द गैस मॉलिक्यूल, और जो है कुछ हिस्सा जो है ये देखें कुछ हिस्सा इसमें से चाहे बहुत थोड़ा है लेकिन उन्होंने इसको ज़रूर ऑक्यूपाई किया होता है। अगर रफली हम ये कह देते हैं कि इनके जो गैस हैं उसका जो है ना वो जितना घेरा हुआ है उसको हम वॉल्यूम B कह देते हैं। तो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये सारे का सारा वॉल्यूम जो था वो V था। ठीक है, चाहे आइडियल या नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस जो हो गई, ठीक है, ये सारे का सारा जो है उसका वो वॉल्यूम V था और गैस का B था। तो अगर हमने जो ये बाकी स्पेस जो है वो फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा? पूरे स्पेस में से गैस के स्पेस को माइनस कर देंगे तो V माइनस B हो जाएगा। इफ़ेक्टिव वॉल्यूम जो है ना वो V की जाए V माइनस B हो जाएगा, जबकि B से गैस के मॉलिक्यूल्स। इसी चीज़ को हम जो है वो वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें प्रेशर करेक्शन क्या है?
सिमिलरली प्रेशर करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन में क्या होता है, कहते हैं एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट समहाउ, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर लो हो जाए लेकिन मॉलिक्यूल्स के समय इंटरेक्शन तो होती है। इनसाइड द कंटेनर द इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स कैंसिल ईच अदर बट द पार्टिकल्स नियर द सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैव नेट फोर्स, कि अपने उनके अंदर जो है वो तो बेशक कम हो सकती है लेकिन जो कंटेनर के साथ उनकी है फिर भी उसके दरमियान थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होती रहती है। तो इस वजह से जो रियल गैस हो जाएगी वो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर प्लस एरिया ओवर वॉल्यूम का स्क्वायर, जितना उन्होंने उसको जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो वंडर वॉल ने इसको कहते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी की जगह पे फिर हमारे पास जो प्रेशर था, ठीक है, जो प्रेशर था उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, ए ओवर वी, ठीक है, और वी जो हमने पीछे वॉल्यूम करेक्शन निकाला है वो हो जाएगा इज इक्वल टू आर टी। ए और बी जो है ना वो एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट ऑफ देयर वैल्यूज़ हैं, कि जो जो उन्होंने वैल्यूज़ जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है उनकी इम्पीरियल वैल्यूज़ ये है। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, तो पी की जगह पे हमने ये प्रेशर पुट कर दिया, ये पी की जगह पे प्रेशर आ गया, वॉल्यूम वाला जो है ना वी की जगह पे जो वॉल्यूम करेक्शन था वो आ गया इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। सो एंड द इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, देयरफॉर द वंडर वाल इक्वेशन बिकम्स, तो वंडर वाल इक्वेशन जो है ना वो बाद में हमारे पास ये बन जाती है इज इक्वल टू एन आर टी, एन वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ एन आइडियल गैस मॉडल। कहते हैं इन द आइडियल गैस मॉडल, आइडियल गैस द लेबोरेटरी स्केल ग्रेविटी इज मच वीकर एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेज सच एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, के जो काइनेटिक जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है ये बहुत ही कम होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻11, ठीक है, ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। जो भी गैस वहाँ पे होगी उसके मॉलिक्यूल प्रेशर ऑफ द गैस उसकी निस्बत जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है ये बहुत ही कम होता है। यही वजह है कि हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं ग्रेविटी को एक आइडियल गैस के लिए। ये तो हमारे स्केल तक बात हो गई, लेकिन जब ये बड़े बड़े स्टार्स और ऐसी अर्थ और ये बड़ी बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ग्रेविटी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टेबिलिटी में, ठीक है। कहते अकाउंटिंग टू ग्रेविटी रिक्वायर्स मच मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल एज कम्पेयर टू द आइडियल गैस मॉडल टू। तो अब अगर ग्रेविटी भी आ जाती है तो फिर ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कहते हैं इन द कोर ऑफ द स्टार्स हीट प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन रेडिएशन प्रेशर एंड डिजेंसरी pressure by the quantum effect generate net outward pressure that counterbalance by the gravity, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनकी जो कोर के अंदर और हीट प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन रेडिएशन प्रेशर ये तमाम चीज़ें जो है ना होते हैं जिससे वो क्वांटम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसी सूरत में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है। अभी देखें ग्रेविटी अंदर की तरफ एक्ट कर रही है और नीचे जो उनके फ्यूजन और फिशन और सारे प्रेशर होते हैं वो बाहर की तरफ जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं और यही जो है ना वो उनको बैलेंस किए हुए रखती है। नेक्स्ट है कि बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस। वैसे तो मैटर के बिहेवियर हमने सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है कि बिलियंस ऑफ केल्विन या सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाए, प्रेशर एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से जो उनके कंडीशंस हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा यूनिक और अनयूजुअल हो, तो बड़ा अनयूजुअल सा जो है ना वो करता है, जिसमें और एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, इसके अलावा क्वांटम फिनोमेना, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर होती हैं जिसमें कि बाद वक़्त उनके कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ फ्लूइडिटी जो है ना वो सुपर फ्लूइडिटी में आ जाते हैं, वो बड़े अच्छे फ्लूइड बन जाते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन वगैरह, ये यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बाकियों की निस्बत जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजेनरेट मैटर, इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर कैन कॉज पार्टिकल्स टू इंटरेक्ट क्लोजली। जब ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, जब करीब होते जाएंगे तो वो क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ख़ास तौर पे जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना वो वहाँ पे बड़ा देखने में आता है, ठीक है। उसके मुताबिक क्या होता है कि दैट टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट, कि कोई से दो भी अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लें तो एक जैसी क्वांटम स्टेट वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। कहते डिजेनरेट मैटर हैपन्स व्हेन ग्रेविटी स्क्वीज एटम सो टाइटली अंडर द हाई प्रेशर इन अ स्टार के। तो डिजेनरेट मैटर किस वक्त होता है जब ऊपर से ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा
जो है वो प्रेशर डालती है और उनको एटम्स को इतना स्क्वीज़ कर देती है और इतना एक दूसरे के करीब ला के टाइटली पैक कर देती है कि वो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर हो जाता है उस स्टार के अंदर, जो कि उसको इसके नॉर्मल साइज को चेंज कर देता है। नॉर्मली एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। असल में क्या होता है कि नॉर्मल तौर पर दरम्यान में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली ऊपर से प्रेस होते हैं, टाइटली हो जाते हैं, न्यूक्लियस के करीब बहुत करीब न्यूक्लियस के बहुत करीब हो जाते हैं। न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोज बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से हो जाते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं ग्रेविटी की वजह से, और जो दूसरी उसके ऊपर कंप्रेशन की फोर्सेस आ रही होती हैं उसकी वजह से, और ये जो रेजिस्टेंस होती है ये कहलाती है डीजेनरेसी प्रेशर, जो कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, और एक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती होती है। नेक्स्ट वन, इसकी एग्जांपल में से एक आ जाएगा वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ जो है ना, ये स्टार की एक स्टेट होती है, एक स्टार की एक हालत होती है, ठीक है, कि जब वाइट ड्वार्फ बनता है किसकी वजह से, लो इंटरमीडिएट मैस ऑफ द स्टार को छोटा होना शुरू हो जाता है। जब वो लास्ट स्टेज, ये बेसिकली हर स्टार जो इसकी लाइफ होती है, जैसे कि एक स्टार बनता है, फिर कोई 50 या 60 बिलियन ईयर्स के बाद जो है ना वो एक वाइट जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर वो जो है ना ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसकी स्टार्स की लाइफ स्पैन में से एक हिस्सा होता है। When a star has used up all its nuclear fusion fuel, जो इसके अंदर जितना भी हाइड्रोजन था वो जब हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होता है, अपना फ्यूल यूज़ कर चुका होता है, इट मूव्स इट्स आउटर लेयर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ वाइट ड्वार्फ। तो ये जो है अपना आउटर लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव इसकी होना शुरू हो जाती होती है और ये बिल्कुल वाइट कलर के एक ड्वार्फ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इन वाइट ड्वार्फ द हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स रीजनरेटेड प्रेशर, दोनों बैलेंस हो जाती हैं। Which arise from the Pauli's illusion principle as shown. Gravity pulls material together. ग्रेविटी जो है वो मटेरियल को एक दूसरे के करीब लेके आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक उसके ऊपर हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, चूँकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है और ये जो है ना वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता होता है। ये वाइट ड्वार्फ की जो है एग्जांपल है। अभी नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रॉन स्टार में आ जाता है। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो कैसे बनता है कि वो बहुत ज़्यादा मैसिव जो है, जब उसके लास्ट स्टेजेस आती हैं तो उसमें उनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो मैसिव स्टार्स के फॉर्म में आ जाता है। इन न्यूट्रॉन स्टार मैटर इज़ फर्दर कंप्रेस बाय द ग्रेविटी मज़ीद उसके अंदर जितनी भी मैटर है उसको मज़ीद जो है वो कंप्रेस कर देता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स स्टार्ट टू कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके वो न्यूट्रॉन बनाना शुरू करते हैं। देयरफॉर न्यूट्रॉन डिजेनरेट प्रेशर अराइज ड्यू टू द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच बैलेंस द ग्रेविटी, और जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी जो है वो उसमें उसको बैलेंस कर लेती है, प्रिवेंटिंग फर्दर कंप्रेशन, जिससे वो मज़ीद कंप्रेशन नहीं होता। अदरवाइज़ जो कोर होती है, ये सारा पीछे पड़ा हुआ है आपने, जो कोर होती है इसके अंदर सारा जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है जो कि हीलियम में, तो जब वो सारा अपना यूज़ अप कर चुकी होती है तो ये उस स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट द न्यूट्रॉन स्टार इज़ ओनली अबाउट 20 किलोमीटर इन डायामीटर एंड अबाउट 1.5 टाइम्स मोर मैसिव देन द सन, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 20 किलोमीटर रह जाता होता है, लेकिन उसका मैस ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार है ओवरऑल डेंसिटीज ऑर्डर 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूली फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार नोन एज हॉट न्यूट्रॉन स्टार। अब ये जो स्टेज होती है, ठीक है, इसमें जो लास्ट स्टेजेस होते हैं जिसमें इनके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते होते हैं, तो ऐसे में वो सेवरल मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो इसका टेम्परेचर पहुंच सकता है हॉट न्यूट्रॉन स्टार तक का। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।